सभी को जिंदाबाद। हम सब जानते हैं, छिपा नहीं है किसी से, रिसर्च है जो ये साफ दिखा रही है कि हमारे देश में 9 परिवार हैं जिनके पास देश की आधी संपत्ति इकट्ठी हो गई है। There are 9 families in our country who today own 50% of the wealth of our country. बाकी सब लोग 1.5 बिलियन की पॉपुलेशन में बाकी के 50% के ओनर्स हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म जो हम शब्द बार बार सुनते हैं, ये 9 परिवार, अंबानी, अडानी, टाटा, जिसको भी आप उसमें गिन लीजिए, 9 परिवार हैं। और ये जो चंद परिवार हैं, कैपिटलिस्ट हैं, ये अमीर होते जा रहे हैं और अरबों की संख्या में जो बाकी लोग हैं, जो गरीब इंसान है, हाशिए पे रहने वाला इंसान है, वो गरीब होता जा रहा है। और लोकतंत्र में ये कैसे मुमकिन है? यहाँ आता है इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा कॉन्टेक्स्ट। ये 9 परिवार जो हैं, ये आज पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, उसको पैसे देते हैं और वो रूलिंग पार्टी जो है वो इन परिवारों के लिए, इन कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए काम कर रही है। आप खुद सोच के देख लीजिए, देश में सबसे बड़े प्रोटेस्ट जो हाल ही में हुआ किसका था? किसानों का। वो क्या कह रहे थे कि किसान के 3 कानून आए हैं जो एंटी फार्मर है, किसान के खिलाफ हैं। ऐसे कानून आए हैं क्योंकि चंद कंपनियों के लिए इन कानूनों को लाया गया है। लेबर लॉज चेंज किए गए, ऐसे हैं जो कि एंटी वर्कर हैं लेकिन कंपनियों के फायदे के लिए हैं। तो कानून बनाए जा रहे हैं जो इन कंपनियों के फायदे में है, जनहित में नहीं है। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं हम, अपने आप को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जो कि इन चंद कंपनियों के हित में है, लोगों के हित में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं जो कि कुछ कंपनियों को दे दिए जाते हैं, चाहे वो सही कंपनी हो चाहे ना हो। मोरबी ब्रिज का आप सबको याद होगा, फाइनली जब पता चला वो कंपनी ऐसी थी जो छोटे छोटे घड़ियों के पार्ट बनाती थी और दूसरे पार्ट्स बनाती थी, कभी ब्रिज नहीं बनाया था उसने, लेकिन उसे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, उसी में श्रृंखला में इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाए गए, बड़ी बड़ी बातें करके लाए गए। तब जो वित्त मंत्री थे और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो बार बार कहते हैं कि हम पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ला रहे हैं, काला धन घटाने के लिए ला रहे हैं, कैश हटाने के लिए ला रहे हैं, जबकि उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू किया गया है। और आज जब ये डेटा सामने आ रहा है तो एकदम स्पष्ट है कि ये तो पूरी जो स्कीम थी, ये पैसा दो धंधा लो वाली स्कीम थी, जहां कुछ कंपनियां जो हैं वो पैसे देती हैं रूलिंग पार्टी को और रूलिंग पार्टी फिर उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट देती है। आज का जो सारा डेटा निकल कर आया है वो यही दिखा रहा है कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं किस तरीके से पर्दे के पीछे रूलिंग पार्टी को पैसा देकर लोकतंत्र में लोगों के हित में काम हो उसकी जगह, जनहित में काम हो उसकी जगह, कंपनी हित में काम कराने का काम हो रहा था। और ये जो पूरा खेल है, पैसे का खेल, उससे जो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते थे जब हमारा संविधान बना था, वो यही कहते थे कि 1 पर्सन 1 वोट तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसी इनइक्वालिटी हो गई तो 1 पर्सन 1 वोट का क्या मतलब है? आप या तो पहले लोगों को जबरदस्ती करके आप अलग अलग तरीके से वोट खरीदेंगे, अगर हार गए फिर भी कमल खिलाएंगे क्योंकि आप हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे पैसे के बल पे, तो चुनाव का और लोकतंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हम पूरे देश में कर रहे हैं, वो यही बात है कि हम सब ये बात समझें
कि हमारे लोकतंत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से कैसे लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा गया है। और ये बात आज केवल हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि पहले तो बहुत पहले से ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट लोग और जो तमाम लॉयर्स हैं कई प्रोग्रेसिव, वो कह रहे थे। आज तो सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कह दी है ये बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो हैं गैर संवैधानिक है। आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें बोलने की, अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, उसे खत्म करते हैं। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं हो सकती। अब ये जो सारी चीजें हो रही हैं लोकतंत्र में, अगर लोगों का तंत्र है, अगर हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज ऑफ, बाय एंड फॉर द पीपल, तो ये हो कैसे रहा है? और इसके सीधे दो कारण हैं। एक कारण है कि सरकार जो सेंटर में बैठी है स्पेशली, वो ये समझ गई है कि अगर लोग सवाल उठा सकेंगे और अगर लोग आवाज उठा सकेंगे, विरोध कर सकेंगे, तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा एक जो प्रहार आज है, अटैक है, दैट इज ऑन द राइट टू क्वेश्चन, द राइट टू डिसेंट। जो भी खड़ा होके सवाल पूछ रहा है आज, या फिर अपना विरोध जताता है किसी पॉलिसी, किसी कानून, किसी नीति के खिलाफ, उसे क्रश करने का काम चल रहा है। उसे एंटी नेशनल बोला जाएगा, अर्बन नक्सल बोला जाएगा, अलग अलग तरीके के लेबल लगा दिए जाएंगे। और तमाम ऐसी आवाजें जो ये सब कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं, सरकार को ट्रूथ, शोइंग ट्रूथ टू पावर, उनके ऊपर यूएपीए, पीएमएलए जैसे खतरनाक ड्रैकोनियन कानून लगा के उन्हें सालों साल अंदर करा जा रहा है। अभी आप देखिए शोमा सेन जो निकल के आई है जेल से, उन्हें जज ने कहा कि इनके खिलाफ तो इतना भी हमें एविडेंस नहीं मिला, तो 5 साल जेल में रही वो, क्योंकि यूएपीए का कानून ऐसा ड्रैकोनियन कानून है। इन सब कानूनों का इस्तेमाल करके आवाजों को दबाया जा रहा है पूरे देश में। एक चिलिंग इफेक्ट, एक डराने का काम चल रहा है। जो सारे कानून हैं, सूचना के अधिकार कानून जैसे, जो हमें सरकारों से सवाल पूछने का अधिकार देते हैं, उन सबको एक एक करके कमजोर बनाया जा रहा है। पिछले 4 साल में 2 बार सरकार ने सूचना के अधिकार कानून को कमजोर करने के लिए लॉज पार्लियामेंट में लाए और बिना किसी डिस्कशन के पास करा दिया पार्लियामेंट में। और सूचना का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो हम सभी लोगों को सशक्त करता है कि हम सरकारों से सवाल पूछ सके, जो भी गड़बड़ी हो रही है उसे बाहर निकाल सके। और तमाम ऐसी स्कीम्स लाई जा रही हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम लाई जा रही है जो आरटीआई के बाहर, सूचना के अधिकार के बाहर है। कह के लाया जाता है कि आपको सूचना नहीं देंगे, छुपा के काम करेंगे। पीएम केयर्स, अभी तो वो आया ही नहीं है सूचना बाहर। पीएम केयर्स एक ऐसा फंड बनाया गया जिसमें प्रधानमंत्री इज द चेयर ऑफ द ट्रस्ट। हमारे बहुत सारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स आर इन देयर एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी, दे आर मेंबर्स ऑफ द ट्रस्ट। उन्होंने पैसे इकट्ठे करे, पहले ही कुछ दिनों में 3000 करोड़ रुपए इकट्ठे करे, कह के कि हम पब्लिक अथॉरिटी हैं। लेकिन जैसे ही सूचना मांगी लोगों ने आरटीआई के तहत, वो कहना शुरू हो गए पब्लिक अथॉरिटी है ही नहीं। रेट्रोस्पेक्टिवली उन्होंने कानून अमेंड कर दिया कि हम नहीं आते हैं, हम नहीं बताएंगे कि कहां से पैसा आया पीएम केयर्स में और कहां जा रहा है। इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिस तरीके से लाए गए और जिस तरीके से लोगों को कहा गया आपको कोई मतलब नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको जानने की कि कहां से पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी में आ रहा है, ये तरीके अपना लिए हैं सरकार ने सूचना खत्म करने के, हमारे सवाल पूछने के अधिकार को खत्म करने के, जिससे कि लोग सूचना जाने ही नहीं। आप ये देखिए, इस बार 1881 के बाद शायद पहला बार है कि डेकेडल सेंसस नहीं हुआ। और सेंसस नहीं हुआ मतलब कोई डेटा नहीं है हमारे पास, लेकिन पीएम का ही ऑफिस से ये सब चीज़ें निकल के आ रही हैं। अभी हाल ही में कल आया
कि मुसलमानों की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई और हिंदुओं की घट गई। ऐसी सी बेबुनियादी मिस इन्फॉर्मेशन बाहर आने लगती है और जो तथ्य है, जो डेटा है, वो खत्म किया जा रहा है। इससे बड़ा खतरा लोकतंत्र में क्या होगा? और ये सब कुछ तब मुमकिन है जब हमारी संस्थाएं एकदम चुप हो जाएं, उन्हें तोड़ दिया जाए, इंस्टीट्यूशंस को। जो आज हमारा जो चर्चा का भी विषय है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आप ये देख लीजिए कि आज तो मैं कहूंगी कि दो तरह के इंस्टीट्यूशन हैं। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो काम ही नहीं करता और दूसरा ऐसा इंस्टीट्यूशन जो वेपनाइज हो गए हैं, जो पूरी तरह से गलत काम करने वाले को कुछ नहीं कहेंगे और जो शिकायत करेगा उसी को पकड़ के अंदर डाल देंगे। वेपनाइजेशन ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इज हैपनिंग। प्रशांत ने बताया लोकपाल, इतनी मेहनत, इतने लंबे कैंपेन के बाद लोकपाल आया। 5 साल तक एक भी नियुक्ति नहीं करी लोकपाल में। 2014 में आपको याद होगा लोकपाल कानून आया था, 2019 तक लोकपाल को खाली रखा गया। प्रशांत कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आई लोकपाल के कैंपेन पे। वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर ये सरकार आई, लेकिन लोकपाल जिसकी पीठ पर चढ़ के सरकार आई, उन्होंने लोकपाल की नियुक्ति नहीं करी। और जब नियुक्ति करी तो ऐसे करी कि सरकार ने अपने ही लोगों को सिलेक्शन कमेटी पे बिठा के लोकपाल की नियुक्ति कर दी है और वो लोकपाल कोई काम नहीं कर रहे। ये भी हम नहीं कह रहे, लोकपाल के मेंबर ने खुद रिजाइन करा ये कहकर कि मैं खाली बैठा रहता हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं होता, आपने रूल्स ही नहीं बनाए, मैं क्या करूँ, मैं रिजाइन करूँ। और सिर्फ अभी जो हमने एक चीज सुनी है वो ये है कि एक वुमन एमपी के ऊपर लोकपाल, मोमा मोत्रा के ऊपर लोकपाल ने कुछ करा है, बाकी कुछ नहीं सुना हमने लोकपाल को काम करते हुए। आप ईसीआई की हाल देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है कि हमारे देश में निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। आज अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे तो फ्री एंड फेयर चुनाव कैसे होगा? हम बार बार देख रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टी में प्रधानमंत्री और उनके दूसरे लीडर्स हैं वो उल्टी सीधी बातें करेंगे, किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी को पकड़कर उनके ऊपर अलग अलग बातें टिप्पणी करेंगे, हेट स्पीच करेंगे, हजारों शिकायतें जाएंगी, किसी पे एक्शन नहीं होगा। इनफैक्ट जब बहुत धक्का लगाया और एक्शन लिया ईसीआई ने तो उन्होंने क्या किया, प्रधानमंत्री की स्पीच थी हेट स्पीच, उन्होंने प्रधानमंत्री को नोटिस नहीं भेजा, उन्होंने नड्डा जी को नोटिस भेज के कहा आपके स्टार कैंपेनर ऐसे बोल रहे हैं जैसे मोदी जी का नाम नहीं ले पा रहे। ये हाल है अगर इलेक्शन कमीशन का। और दूसरी ओर पूरी अलैक्रिटी से भाग भाग कर कोई भी ऑपोजिशन लीडर कुछ बोले, उनकी शिकायत हो तो वो तुरंत एक्शन लेंगे। तो इस तरीके का बायस्ड अगर व्यवहार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेंगे तो कैसे लोकतंत्र बचेगा? और इलेक्शन कमीशन में भी अपॉइंटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी सुनवाई करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जो कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति सरकार को नहीं करनी चाहिए। उन्होंने 3 लोगों की कमेटी बनाई, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कहा कि ये नियुक्ति करेंगे जब तक कि एक प्रॉपर कानून नहीं लाया जाएगा जिसमें निष्पक्ष रूप से इनकी अपॉइंटमेंट हो सके। तुरंत मोदी सरकार कानून ले आए और उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया और कहा कि एक हमारे ही मंत्री बैठेंगे प्रधानमंत्री के साथ और एलओपी के साथ और वो अपॉइंटमेंट करेंगे। तो 2:1 से अपॉइंटमेंट हो रही है। आप देखिए जिन लोगों की अपॉइंटमेंट हो रही है आज वो क्या कर रहे हैं, वो पूरी तरह से रूलिंग पार्टी की ओर बायस्ड दिखाई दे रहे हैं, जो कि लोकतंत्र में इससे बड़ा कोई खतरा नहीं हो सकता। चुनाव करा रहे हैं आप और लोगों को ये दिख रहा है कि बायस्ड इलेक्शन कमीशन है। अभी उन्होंने नंबर्स डाले बाहर
कि फर्स्ट और सेकंड फेज में कितने लोगों ने वोट किया, वोटर टर्नआउट के नंबर डाले। जिस दिन इलेक्शन हुआ उस दिन 60% बोला और 11 दिन के बाद बोले कि नहीं वो 60% नहीं था, वो तो 67 से भी ज्यादा परसेंट लोग आए थे वोट करने के लिए, नंबर भी नहीं एग्जैक्ट बताए। तो लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा कैसे हो गया, आप लोग को लगा 60% और सडनली वो 67% से ज्यादा बढ़ गया। तो आज ये मांग है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 17C फॉर्म होता है पार्ट 1, उसके अंदर ये लिखा होता है कि कौन कौन कितने लोग टोटल आए और उन्होंने वोट डाला किसी पोलिंग स्टेशन पे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म 17C का फर्स्ट पार्ट सबके सामने रखिए, क्योंकि हम लोग नहीं मान रहे कि आप सही बात कह रहे हैं। और यही मुझे लगता है कि बार बार हमें, जब प्रशांत भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। ये कैंपेन चल रहा है कि पूरे देश में अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं ये डालता है फॉर्म 17C पार्ट 1, तो हम लोग RTI एप्लीकेशन डाल के सब जगह पे ये सूचना निकलवाएंगे। हर एक पोलिंग स्टेशन में भारत में हम सब लोग ये कर सकते हैं और ये करना होगा, वरना ये संस्थाएं जो हैं ये बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के काम करके रूलिंग पार्टी का और आगे बढ़ती जाएंगी। आप ED CBI को देख लीजिए, किस तरीके से वॉशिंग मशीन का एक पूरा सिलसिला चला रखा है। सारे जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें कहा जाता है ये भ्रष्ट है, जो रूलिंग पार्टी में होते हैं उनके भ्रष्टाचार नजर नहीं आ रहा है, और जो भ्रष्ट नेता जिनको कहा जाता है कि तो ऑपोजिशन पार्टी में भ्रष्ट है, जैसे वो बीजेपी को ज्वाइन करते हैं वो साफ हो जाते हैं। तो ED CBI जिनका काम है, जो हमारे पैसे लेकर काम करते हैं और उनका काम है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले, अगर ED CBI इस तरीके से काम करेंगे तो क्या है फिर लोकतंत्र और क्या है चुनाव। आज आप देख लीजिए 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रखा है, कल बेल मिली है एक को, लेकिन एग्जैक्टली चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के केसेस में मुख्यमंत्रियों को ऑपोजिशन के अंदर डाला जा रहा है पार्टीज के। क्या लेवल प्लेइंग फील्ड रह जाएगा? पैसे सारे एक पार्टी के पास, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स जेल में, तो फिर कहां से चुनाव होगा, कहां से लोकतंत्र सही से चलेगा। और ये जो सारी बातें हैं ये मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है कि हम समझें और इन पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा इंस्टीट्यूशन खराब हुआ है और पैसे से खराब हुआ है हमारे देश में वो है मीडिया। सब लोग गोदी मीडिया की बात करते हैं, वो बिल्कुल सही है। आप मीडिया की ओनरशिप देखिए ना, वो 9 परिवार जो हैं सब खरीद लिए हैं मीडिया मेन स्ट्रीम, तो लोगों के पास तक आवाज कैसे पहुंचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जजमेंट दिया कि ये बॉन्ड्स खराब हैं, सारी सूचना इन बॉन्ड्स के बारे में लोगों तक पहुंचानी चाहिए है, इसलिए आप डिस्क्लोजर कर दीजिए। मीडिया का काम होना चाहिए था कि वो सारे डेटा को उठाकर लगातार वो लोगों के बीच में डाले, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है इट कैन कम टू इफेक्ट, इट कैन टेक इफेक्ट। कहाँ आप देख रहे हैं? सोशल मीडिया पे जरूर ऐसा हो रहा है कि खूब चर्चा हो रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, मेन स्ट्रीम मीडिया चुप्पी धर के बैठा है। 2-4 डिबेट के अलावा आपको कहीं बात नहीं होती नजर आएगी। सिर्फ तब बात होती है जब प्रधानमंत्री को वो जो है ANI वो इंटरव्यू करते हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं ये तो सक्सेस स्टोरी थी। जैसे सुप्रीम कोर्ट को कुछ अकल ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ को कुछ पता ही नहीं है, उन्होंने ऐसे ही जजमेंट दे दिया। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है आज ज्यादातर हमारे देश में वो अपना काम कर ही नहीं रहा। वही कारण है कि हम लोग अलग अलग राज्यों में जाकर इसकी बात करने पर मजबूर हैं एक तरह से, जिससे कि कम से कम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ सकें और तब अपना वोट कास्ट कर सकें। और जुडिशरी के बारे में तो हम सब समझ ही रहे हैं कि जुडिशरी
को लोकतंत्र में जो काम करना है वो पूरी तरह से नहीं कर रही आज हमारी जुडिशरी। कितने केसेस आ रहे हैं जहां पर सिविल लिबर्टीज का मामला है, ये यूएपीए पीएमएलए के सारे कानूनों का मामला है, जुडिशरी के जिस तरह के ऑर्डर आने चाहिए आ ही नहीं रहे हैं। ये एक ऑर्डर बहुत अच्छा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो आया है, लेकिन वो भी 6 साल लग गए जुडिशरी को ऑर्डर सुनाने में। एक चुनाव 2019 में हो चुका और सारे स्टेट्स में चुनाव हो चुके, और अब फिर से चुनाव आ गए, सारी पार्टीज ने अपनी तिजोरी भर ली, और स्पेशली लायन शेयर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो बीजेपी के पास गए, जिन्होंने 16,500 करोड़ में से 8,500 करोड़ के करीब बॉन्ड लिए हैं। उसके बाद ये जजमेंट आई है। लेकिन मुझे लगता है कि हम अगर अपनी ताकत समझते हुए लोकतंत्र में ये तय करें कि ये सूचना हम लोगों तक जितना पहुंचा सके हम पहुंचाएंगे, तो बहुत ज़रूरी है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट फाइनली जो आया वो यही है कि लोग ये इन्फॉर्म्ड वोटिंग करें इस बार इस सूचना को देखकर। और ये जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मदर ऑफ स्कैम्स हुआ है, इसके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि हम इन्फॉर्म्ड वोटिंग करें और जिसको हम सही समझें उसे हम वोटिंग करें। क्योंकि जैसे सूचना के अधिकार कानून का जब मुहिम था, चल रहा था, तो नारे लगे थे हमारा पैसा हमारा हिसाब, और ये कहा जाता था बार बार ये सरकार हमारे आप की नहीं किसी के बाप की। तो बात वही है कि जब तक हम लोग बढ़ के अपने लोकतंत्र में अपनी जगह के लिए हिस्सेदारी नहीं मांगेंगे, तो ये 9 परिवार ही सारा हिस्सा खाते रहेंगे सबका। शुक्रिया, धन्यवाद।